नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में किसानों, श्रमिकों और ग्लोबल इवेंट्स पर बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के दतारा में अडानी एग्रो साइलोपार्जन केंद्र का भी निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इंडिया से भारत पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में किसानों से गेहूं खरीदी, श्रमिकों के लिए नई योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों पर खास फोकस रहा। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कृषि, रोजगार और वैश्विक पहचान को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। सरकार का फोकस विकास, रोजगार और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर रहा। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि लिए गए फैसले सीधे आम जनता और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अब तक लगभग 40% किसानों से गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खास बात यह है कि मध्यम और बड़े किसानों से भी लगातार खरीद हो रही है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान और समर्थन मिल रहा है। आज की कैबिनेट संपन्न हुई। सर्वप्रथम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता मिली है, बंगाल के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तथा आसाम में तीसरी बार हैट्रिक लगी है। उसी के साथ में पुडुचेरी में दूसरी बार की सरकार व केरल में 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। यह भी पहली बार विजय प्राप्त हुई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष धन्यवाद, शुभकामनाएं व ऐसा नेतृत्व हमें लगातार मिलता रहे, इसकी अपेक्षाएं रखी। और उसी के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी, क्योंकि इस चुनाव के अंदर यह एक स्थानीय उत्पाद है जिसे राष्ट्रीय ब्रांड की एक स्थान प्राप्त हुआ। झालमुड़ी आज सब लोगों ने खाई और मुझे लगता है कि जैसे जैसे झालमुड़ी की बात आ रही है, सब लोगों को उसकी क्या है कि देखना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि झालमुड़ी हमारे मध्य प्रदेश का भी यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। जिस तरीके से हम सेव परमल, हमारे रतलाम की सेव व परमल मिला के खाते हैं, ये उसी का एक स्वरूप है। तो यह जो परमल है, चाहे महाराष्ट्र में भेलपूरी हो या झालपुड़ी हो, ये सारी चीज़ें हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रदर्शन करती है। और प्रधानमंत्री जी ने इसे बड़े अच्छे तरीके से पूरे देश के अंदर फैलाया है। तो यह एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गेहूं उपार्जन का कार्य बड़ी त्वरित गति से और सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी तक 100 लाख मीट्रिक टन हमको उपार्जन करना है। उसमें से 41 लाख मीट्रिक टन हम उपार्जन कर चुके हैं और उसका 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। टोटल 14,70,000 किसानों का बुकिंग हुआ है
उसमें से 7,77,000 कृषक, मतलब करीब करीब 50% से ज़्यादा कृषकों का माल लिया जा चुका है। बड़े एवं मध्यम किसान करीब करीब 6 लाख हैं। इन सबका माल भी लगातार लिया जा रहा है और उसके लिए उचित गोडाउनों की व्यवस्था का भी इस महीने निर्देश जारी कर दिया है कि इनके लिए तत्काल वर्षा काल के पहले ही गोडाउन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। तो यह जो 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस राज्य सरकार की ओर से दिया गया है और करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा टन अतिरिक्त उपार्जन इस बार होगा। तो यह किसानों के हित का बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी सफलता के साथ में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनके द्वारा जो वैदिक काल गणना की घड़ी जो उनके बंगले के बाहर में स्थापित है, वह एक वैदिक काल गणना की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई थी और उसका प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्थापना करवाई है। और उन्होंने कहा कि यह घड़ी काशी विश्वनाथ में स्थापित होने से, क्योंकि हमारे देवी अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और वैदिक काल गणना का इसका जो प्रारंभ हुआ है वह भी हमारे यहाँ उज्जैन से हुआ है। तो यह घड़ी वहाँ पर एक ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया के जो पर्यटक आते हैं उनके सामने एक मापदंड स्थापित करेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण काल गणना की घड़ी जब भी आप लोगों को भी लगे तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में यह घड़ी स्थापित है, इसके बारे में चर्चा का विषय बने तो यह एक हमारे मध्य प्रदेश और मालवा का एक महत्वपूर्ण जो सौगात है दुनिया को, उससे पूरी दुनिया समझ में आएगी। इसी के साथ इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स समूह का जो कृषि कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कृषि कल्याण वर्ष के तहत एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त हुई है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया सहित कुल 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 9 से 11 जून तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में इन सबके कृषि वैज्ञानिक, उनके एक्सपर्ट के साथ में चर्चा होगी जो मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो मंशा है कृषि कल्याण वर्ष यह जो मनाया जा रहा है, इसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा योगदान हमें प्राप्त होगा। इसी के साथ में उन्होंने बताया कि खरगोन में जलूद में सोलर पावर प्लांट का एक लोकार्पण किया गया। यह सोलर के पावर प्लांट हम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े लगाते गए हैं, परंतु इस पावर प्लांट की एक बड़ी विशेषता है कि यह इंदौर नगर निगम ने लगाया है। इसकी बिजली इंदौर नगर निगम लेगा और इसके लिए निजी भागीदारी का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसमें ग्रीन बॉन्ड जारी करने की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ने दी है और इसके जो बॉन्ड है वहाँ के जो 1 लाख रुपए का कम से कम एक बॉन्ड है और इसमें 8% का रिटर्न सुनिश्चित है। तो यह एक बड़ी अच्छी योजना है कि जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक भागीदारी करें और उसके माध्यम से नगर निगम अपने कार्यों को आगे बढ़ाए। तो इस तरीके के बॉन्ड जारी करके ऐसे प्लांट लगाने का हम प्रोत्साहन हमारे जितने स्थानीय निकाय हैं प्रदेश के, उनके अंदर भी अगले समय में हम करेंगे। श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लिया है, वह है श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल है। श्रम स्टार रेटिंग का एक फॉर्मेट बनाया गया है और अभी तक 554 से ज़्यादा उद्योगों ने इसमें भागीदारी की, हमें सहभागिता करने की मंजूरी भी दी है। इसमें उन उद्योगों को यह प्रमाणित दिया जाएगा कि उनके स्टार रेटिंग क्या है, श्रम स्टार की रेटिंग, लेबर की स्टार रेटिंग क्या है, कि वो मजदूरों के कल्याणकारी काम, मजदूरों के प्रति क्या क्या उनकी सुविधाएं दी गई, उससे उस यूनिट का स्टार रेटिंग किया जाएगा और वो अपने उत्पाद के ऊपर, अपने प्रोडक्ट पर वो स्टार रेटिंग वो अंकित करेंगे, जिससे एक उनके प्रोडक्ट को, ब्रांड को एक लाभ भी मिले और उनकी प्राथमिकता निश्चित हो
कि जो अच्छे वातावरण में श्रमिकों के अच्छे माहौल में जो उत्पाद पैदा करते हैं उनका रेटिंग बदलता जाएगा। तो यह रेटिंग की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है, जिससे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को उनको कल्याणकारी सेवाएं व उनकी सुविधाएं जो उद्योगों के अंदर चाहिए वो मिलेगी। इसी के साथ में कैबिनेट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि दलहन का उत्पादन हमारे देश में बढ़े। आज भी हम देश में 60 से 65% दलहन का इंपोर्ट करते हैं। तो पूरा एक दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था और किसानों को प्रोत्साहित करना, इन सारे कामों को इसके अंदर हम आगे बढ़ा करके, दलहन में वैसे भी मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है, परंतु यहाँ पर ये अपेक्षा है और हम लोग इसके अंदर खरे उतरेंगे। कृषि कल्याण वर्ष में इस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। इसी के साथ में व्यापार और व्यापार से संबंधित कल्याण कार्य, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार में औद्योगिक निवेश मंत्रालय, जो जिसके भारत साधक हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय व्यापार कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता रहेगी और इसमें MSME विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग, जिसका आप अभी मेरे पास दायित्व है, यह उसके सदस्य रहेंगे। इसके अलावा 7-8 विभाग जो प्रमुख व्यापार से संबंधित रहते हैं वे इसके मेंबर रहेंगे और उसमें अशासकीय रूप से फिक्की और इसके जैसे जो प्रतिष्ठित लघु उद्योग भारती और अन्य जो संस्थान हैं, 5-6 संस्थानों के प्रतिनिधि और 10 अशासकीय सदस्य जो व्यापार के वृद्धि व विकास व इनके कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सलाह दे सके, उनको भी इसके अंदर मेंबर बनाया जाएगा। और इस बोर्ड की जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएगी। वैसे इसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्यात को प्रोत्साहन देना। निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजनाएं उनको, व्यापारियों को या हमारे छोटे उद्योगपतियों को समझाना और जिला स्तर तक एक माहौल पैदा करना और छोटे व्यापारियों के अंदर भी इसका बड़ा मैंडेट ये दिया गया है कि जो नियमों का सरलीकरण, उसके बारे में नीतिगत प्रस्ताव देना कि कम से कम व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं कि व्यापारी को कम से कम शासन की बाधाओं से निपटना पड़े, उसके लिए नीतिगत सुझाव भी यह बोर्ड देगा। तो यह महत्वपूर्ण निर्णय श्रम के मामले में जानकारी दी गई और दलहन व व्यापारियों के साथ में आज निरंतरता के करीब लोक कल्याणकारी विकास कार्यों के 38,555 करोड़ रुपए के 5 साल की निरंतरता के, जिसमें 4 लोक निर्माण विभाग के हैं, 4 महिला बाल विकास विभाग के हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 1295 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज इसके अंदर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भोपाल के पास में ही एक क्लस्टर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उसे बन रहा है, जहाँ पर एक सेमीकंडक्टर वो उसके जितने भी कार्य रहेंगे, तो यह क्लस्टर 200 एकड़ से ऊपर का जो स्वरूप ले रहा है। तो इसकी जो नीति थी उसका शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ में अगले 5 साल में 1295 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके अंदर दी गई है। तो यह सारे कार्य आज की कैबिनेट के अंदर संपन्न किए गए और मुख्यमंत्री जी ने बहुत जो बधाई और शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी के प्रति ज्ञापित करी है, वह एक महत्वपूर्ण पूरे देश के अंदर एक उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज उत्साहित है इन्हें। और इसी तरीके के गुड गवर्नेंस जो हम मध्य प्रदेश में भी आयाम स्थापित कर रहे हैं,
यह जो गुड गवर्नेंस है आज देश के अंदर एक दिशा बन चुका है। हर राजनीतिक दल को अब इस पर सोचना पड़ेगा कि राजनीति के साथ में स्वच्छ प्रशासन व अच्छी गतिशील सरकारें देना अब हमारा कर्तव्य है। इसका सीधा परिणाम आसाम में दिखा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन की दताना में अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों से कहना चाहूंगा कि अपने अपने केंद्रों पर जाकर तौल कराने से लेकर सभी प्रक्रियाओं में सहजता से भाग लें। किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गेहूं के साथ ही चना और मसूर की खरीदी भी लगातार हो रही है। हमारा प्रयास है कि किसानों को कोई परेशानी न हो, खरीदी पूर्ण पारदर्शिता और समय के साथ संपन्न हो। उपार्जन प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार का कष्ट हो तो जिला प्रशासन से संपर्क करें। गेहूँ उपार्जन केंद्र पे आया हूँ और जैसा कि हमने पूर्व घोषित किया है कि गेहूँ खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमारी सरकार ने न केवल स्लाट की तारीख बढ़ाई थी बल्कि गेहूँ उपार्जन का भी लगातार काम चल रहा है। और जैसे मुझे बताया गया है कि कमोबेश हर जगह अब हमारी खरीदी बहुत सहज सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगा करके हमने किसानों के साथ हमारी भावना भी है। और जैसा जानकारी आ रही कि अब नियमित अंतराल से 7 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है और लोगों का माल तुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में कांटे भी बढ़वाए गए, सुविधा भी बढ़वाई गई और मुझे बताया गया था कि वेयर हाउस के अंदर जो क्षमता अगर बढ़ा दें तो ये बारिश जैसा मौसम असामान्य वर्षा के कारण हो रहा है तो वो क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आज हमने उसके ऑर्डर भी निकाल दिए कि वेयर हाउसों में क्षमता बढ़ा करके किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस किसान कल्याण वर्ष को मध्य प्रदेश की तरफ से हमारी सरकार मना रही है, ऐसे में हमारा प्रयास है कि सब प्रकार की सुविधा किसानों को मिले, हमारे क्षेत्र के अंदर सहज उपार्जन हो। अभी तक मेरी जानकारी में कल तक 41 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हमारी सरकार के द्वारा किया गया था और इसी प्रकार से लगभग 100 लाख टन का हमारी अभी कैपेसिटी है। हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं किसान भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि अपने अपने टोल कांटे पर जाकर के टोल कराने से लेकर के सारी प्रक्रिया में सहज सामान्य होकर के मदद करें और कोई कष्ट हो तो जरूर जिला प्रशासन से संपर्क करें। हमारे जिला प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है और रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर हालत में। और इसी के साथ गेहूं के साथ चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम अपने किसानों की सभी उपार्जन की खरीदी केंद्रों के अंदर ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इंडिया से भारत पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों की उपस्थिति रही, साथ ही पुस्तक के विषयों पर चर्चा की गई। यह आयोजन सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिया से भारत एक प्रवास इस पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर मंच पर विराजमान पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर, देश के नहीं दुनिया के अंदर जिनका बड़ा नाम है, TV9 भारतवर्ष के निदेशक माननीय हेमंत शर्मा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये आयोजन बहुत अद्भुत भी है और प्रशांत पॉल जी की लेखन यात्रा का एक नया पड़ाव, उस पड़ाव में आपके हस्ताक्षरित एक नया दस्तावेज हमारे सबके सामने आज लोकार्पित हुआ। मैं माननीय प्रशांत पॉल जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित हो रहा है। मंच पर ही विराजमान श्रीमान रविंद्र कान्हेरे जी, अध्यक्ष विद्या भारती, अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती। इस अवसर पर प्रांत संयोजक श्रीमान प्रज्ञा प्रभा, श्रीमान धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच के सामने मौजूद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के सभी दायित्ववान प्रमुख बंधुगण, सभागार में मौजूद सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों,
मैं इस कार्यक्रम को शुरू से अभी तक अगर यहीं के यहीं विश्लेषण करूं तो ये हमारे लिए अभी जितने 11 अध्याय में आपने जोड़ा है, सच में प्रशांत जी आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये भी बात सत्य कि 14 से लेकर 26 तक की इस यात्रा के दरमियान कल के चुनाव रिजल्ट से लगाकर वंदे मातरम की यात्रा तक इतना सब कुछ हो गया। कहाँ किस किस को लिखे, कितना लिखे, वाकई में सच में हमारे लिए ये दौर स्वर्णिम काल खाली कहा नहीं जा रहा है, ये आंखों के सामने चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। कहाँ हम अपने देश की आजादी के पहले दिन की कल्पना करें। सही में आपने सही सोचा जब आपने एक राज्य के मुख्यमंत्री का निधन का आप सच में आपने उस घटनाक्रम को उल्लेख करके ये अपना एक बड़ा दायित्व का निर्वहन किया। मैं भी 2-3 चीजें देख रहा था अभी। किसी देश के साथ उसकी विगत समय के संघर्ष की गाथा के लिए जो जो घटनाक्रम घटे होंगे और उस घटनाक्रम के बाद देश की आजादी के बाद क्या होता है। देश की आजादी के लिए वंदे मातरम ने एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करा तमाम क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन देश की आजादी के समय उस वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने का परिणाम क्या निकला, देश के टुकड़े हो गए। और डराया क्या गया कि देश के कई लोगों को पसंद नहीं इसलिए मत करो। अरे भाई, ये तुम कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो? तुम्हारा अपना एजेंडा कुछ हो सकता है, देश के लिए आप गलत बात मत करो। ये भी 14 से अभी 26 की यात्रा में हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण भी धूमधाम से और वंदे मातरम का गान भी देश भर में चल रहा है। ये हमारे नेतृत्व की विशेषता है और ये है वास्तव में इंडिया से भारत की यात्रा में अभी छूटे हुए कुछ प्रसंग। मुझे आपकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सच में आपने बहुत मेहनत की। एक प्रसंग में इस पुस्तक में पढ़ रहा था और वो प्रसंग में इस देश के आजादी के साथ ही जिस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, 1942 सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी भारत ने अपनी सेना के साथ बड़ी भूमिका अदा की थी। सेना भी सक्षम थी, समर्थ थी, लेकिन सेना के प्रति दृष्टिकोण आजाद भारत के पास देश के प्रधानमंत्री का क्या था। एक व्यक्ति 200, आपने उल्लेख किया है, 200 जीप सप्लाई करने का ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर सेना के लिए जीप देना और जीप के लिए 200 जीप का पैसा भी मिल गया और गाड़ी 49 पहुंची और वो भी उनने लौटा दी, किसी काम की नहीं, कंडम गाड़ी। वो बाद में 62 में हमारा रक्षा मंत्री बनता है। कमाल कर दिया है। वाकई ये कौन से दौर की सरकारें चल रही थी और आज का दौर। अपन तुलना करो, केवल याद करो मूछ वाला अभिनंदन को, कितना अच्छा लगता है उस दौर को याद करें। वो अभिनंदन जिसके यही 14 से 26 के दौर में हमने सबने देखा है, हमारे सोए सैनिकों के ऊपर जो आक्रमण करके गए थे, उन आक्रमणकर्ताओं के घर में घुस करके हमारी सेना अगर मारने गई तो हमने बहुत, आपने सही कहा कि इतनी गहरी नींद में थे कि पहले तो समझ में ही नहीं आया, समझने में टाइम लग गया कि वो हमारे लोग पाकिस्तान की सीमा में घुस जाए, पहले तो यही बहुत बड़ी कलेजे की बात है। और अगर अंदर घुस गए तो घुसते आने में विमान टपक गया और हमारा यात्री पकड़ा गया, हमारा सैनिक पकड़ा गया और सुबह सुबह से दोपहर तक तो पल्ले ही नहीं पड़ी कि ये हो क्या रहा है। हमारे माननीय नेता को वो कह रहा है कि भाई हमने आपका आदमी पकड़ा है, हम इसको कुछ नहीं कर रहे, इसको चाय पिला रहा है, इसको बिस्कुट खिला रहा है, आप कोई आदमी आके हमसे बात करके ले जाए इसको। लेकिन हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई बात नहीं आती। शाम होते होते अपना कलेजा धक धक कर रहा कि अच्छा भाषा काम कर दिया, बढ़िया, जितने थे सबको काम तमाम कर दिया है, बचा कुछ भी नहीं, आप भैया बात ही कर लो, क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, शाम तक उनने कहा कोई बात नहीं आ रहा हो तो मत आओ, टेलीफोन पे तो बात कर लो। टेलीफोन पे भी बात नहीं कर रहे। बड़ा रहस्य लगा कि ये क्या हुआ, शाम तक बिना टेलीफोन पे बात करे और उन्होंने ससम्मान हमारे व्यक्ति को छोड़ दिया। मेरे को बड़ी जिज्ञासा थी कि ये क्या हुआ,
तो मेरे को एक बड़े सैनिक अधिकारी ने बाद में बताया कि वास्तव में हुआ ये था कि हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट खबर कर दी, आपका ऐसा कहना कि आपके आतंकवादी बगैर आपके परमिशन के भारत में घुसकर सोए हुए सैनिकों की हत्या कर गए, इसमें आपका कोई रोल नहीं। तो हमारे भी सैनिकों ने उनको जाके घर में मार दिया। तो जब हमारे लोगों ने आपका हमारा दोनों का हिस्सा बराबर कर दिया, हमारे लोगों ने भी वो कर दिया। इसलिए हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं,